लंका, श्रीलंका, ए हमीद साहिब की सरगुज़श्त। इसने मेरी तरफ पलटकर देखा। नीम रोशनी में इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मेरा वहां दम घुटने लगा था। मुझे इसकी बातें अहमकाना लग रही थी। मैंने कहा, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरा दम घुट रहा है। तुम्हें यहाँ खड़े रहना पसंद है तो यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मैं गार के जीने की तरफ चल पड़ा। हम खंडर से बाहर आकर चबूतरे के करीब जंगली केले के एक दरख्त के नीचे बैठ के इस खंडर को देखकर कभी ख्याल नहीं आ सकता था कि इसके नीचे कोई गार भी होगा। नारायणी घास पर अपनी कथई रंग की साड़ी को समेटे बैठी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने इसे कहा, वो मुझे कायल नहीं कर सकती कि पत्थर की दीवार पर जो तस्वीर उभरी हुई थी वो मेरी या इसकी थी। नारायणी, मेरा ख्याल है तुम अब इस ड्रामे को ख़त्म कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो जो तुम इस ड्रामे को आगे बढ़ा रही हो, तुम अपने आप को एक्सपोज करती जा रही हो। तुम एक झूठ साबित करने के दूसरे झूठ का सहारा ले रही हो और उन झूठ के ताने बाने में उलझती जा रही हो। आखिर वो वक्त भी आ जाएगा जब तुम खुद को पुकार उठोगी कि तुम अपने आप को खामखा पुरस्कार बनाने के लिए ये खेल खेल रही थी। नारायणी के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। कहने लगी, क्या अपनी और मेरी शक्ल देखकर तुम्हें यकीन नहीं आया? दीवार पर खुदी हुई तस्वीर सैकड़ों बरस पुरानी है और मेरी मौत के बाद मेरे खामिद के माताजी के कहने पर बनाई गई, ताकि मेरा यह भयानक कत्ल तारीख में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने उठते हुए कहा, मेरा ख्याल में वापस कोलंबो चलना चाहिए। अगर यहाँ बारिश शुरू हो गई तो फिर शायद हमें रात भी इसी जगह गुजारनी पड़ेगी। नारायणी उठकर मेरे साथ चलने लगी। हम घाटी से निकलकर ऊपर झाड़ियों के पास आए तो इससे पलटकर घाटी के दूसरे किनारे वाले दरख्तों को देखा, जिनके साए में कदीम माबद का खंडर था। मैंने इसकी तरफ कोई ध्यान न दिया। हकीकत यह थी कि मैं अब इस नामनेहाद पुरस्कार लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। खुदा जाने ये मेरी इसरार पसंदी थी कि हर सफ़र में मुझे एक आध ऐसी पुरस्कार औरत जरूर मिल जाती थी, मगर ये औरत मुझे नकली और झूठी लग रही थी। मैंने कहा, समझ नहीं आ रहा कि यह टैक्सी वगैरह हमें कहाँ से और कैसे मिलेगी। मेरा तो ख्याल है कि हमें रेलवे स्टेशन तक की तरफ चलना चाहिए, ताकि वहाँ से कोलंबो के लिए कोई लोकल ट्रेन पकड़ सके। नारायणी आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदम उठाती चल रही थी। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। मगरिब की तरफ इसकी लाली आसमान पर फैलने लगी। बादलों का रंग भी सुर्ख हो रहा था। नारायणी ने कहा, रेलवे स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। तो फिर क्या हम यहाँ से कोलंबो तक पैदल चलेंगे? नारायणी ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं तो पैदल चल सकती हूँ। मैं यहाँ से जाफना तक पैदल चल सकती हूँ, लेकिन तुम पैदल चलना पसंद नहीं करते तो मैं टैक्सी वाले को आवाज़ देकर बुला लेती हूँ। मैंने नारायणी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ कोई मार्केट है जो तुम किसी टैक्सी वाले को आवाज़ देकर बुला लोगी? नारायणी बिल्कुल न मुस्कुराई। उदास चेहरे से इसने एक तरफ देखा जिस तरफ वो देख रही थी। उधर हद नज़र तक सिवाय ऊंची ऊंची वीरान ज़मीन और जंगली झाड़ियों और इक्का दुक्का दरख्तों के और कुछ नहीं था। मुझे सख्त गुस्सा आया कि ये औरत अब भी अदाकारी कर रही है। मेरे देखते देखते इसने एक समत हाथ उठाकर आहिस्ता से कहा, हमें कोलंबो ले चलो। अब मैंने अपना सर पकड़ लिया और वहीं बैठ गया। ये नारायणी यकीनन कोई पागल लड़की थी। मैं खामखा इस मुसीबत में उलझ गया। भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इसके साथ यहाँ तक चला आया। कम वक्त टैक्सी वाले को वो आहिस्ता से बुला रही थी जैसे वो इसके करीबी खाली टैक्सी लिए खड़ा हो। मैंने दोनों हाथों से सर थाम रखा था और ज़मीन को हसरत यास के आलम में तक रहा था और सोच रहा था कि अब यहाँ से पैदल ही कोलंबो तक का सफ़र करना होगा कि अचानक मुझे मोटर के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। मुझे जैसे एक झटका सा लगा और मैंने बेख्तियार सर उठाकर देखा। जिस तरफ से हमारी टैक्सी आई थी, बिल्कुल इसी तरफ से एक टैक्सी हमारी तरफ बढ़ रही थी। हैरत से मेरा मुंह खुला और टैक्सी करीब आती जा रही थी। नारायणी अब भी उदास नज़रों से टैक्सी को तक रही थी। टैक्सी करीब आकर रुक गई। इसे एक सिनहाली ड्राइवर चला रहा था। मैंने आगे बढ़कर इससे अंग्रेजी में पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? टैक्सी ड्राइवर ने मेरी तरफ देखकर बेजारी से कहा, तुम्ही ने तो बुलाया है इतनी दूर से मुझे, जल्दी बैठो, रात हो रही है। मैं और नारायणी टैक्सी की पिछली सीटों पर बैठ गए। टैक्सी कोलंबो शहर की तरफ रवाना हो गई। सारा रास्ता न टैक्सी ड्राइवर ने कोई बात की और ना नारायणी बोली। मैं भी खामोश था और सोच रहा था कि ये लड़की नारायणी ज़रूर टेलीपैथी की माहिर है और इसी मकनातीसी इल्म से वो काम लेते हुए इसने टैक्सी ड्राइवर को वहाँ बुला लिया है। अब ये देखना चाहता था कि नारायणी जाती कहाँ है, यानी वो कहाँ रहती है। जब टैक्सी शहर में दाखिल हुई तो नारायणी ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें बोरीला जंक्शन पर उतार दूंगी। मैंने इसे अभी तक नहीं बताया था कि मैं बोरीला जंक्शन में रहता हूँ, लेकिन इस किस्म की शोबदाबाजियाँ वो करती ही रहती थी। हो सकता है इससे मेरे ऑफिस टेलीफोन करके मेरा एड्रेस मालूम किया हो। मैं इसकी रिहाइशगाह का पता करना चाहता था। मैंने बराह रास्त इससे पूछा, तुम कहाँ जाओगी? नारायणी ने कहा, ड्राइवर जानता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या मुझे नहीं बताओगी? मैंने सवाल किया। नारायणी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ मुतवज्जो ही बोली, तुम जानकर क्या कहोगे?
मैं तो बहुत सी जगहों पर रहती हूँ। मैंने इस जिक्र को इसी जगह ख़त्म कर देना बेहतर समझा और खिड़की में से बाहर कोलंबो की इमारतें देखने लगा। नारायणी मुझे मेरी रिहाइशगाह के करीब चौक में उतार कर चली गई। 2-3 दिन गुजर गए। मैंने कस्तन नारायणी का ख्याल दिल से निकाल दिया था, क्योंकि मैं समझता था कि एक पुरस्कार लड़की है जो अपने इस शौक में हद से गुजर गई है और अपनी शोबदाबाजी से मुझे परेशान करना चाहती है। 1 हफ्ते बाद इसका फ़ोन आ गया। मैं रेडियो सैलून के रिकॉर्ड रूम में काम कर रहा था कि सूबेदार प्यारा सिंह ने मुझे बताया कि कोई लड़की फ़ोन पर आपको बुला रही है। ये नारायणी थी। मैं जानती हूँ तुम दफ्तर से 4 बजे छुट्टी करते हो। क्या तुम 5 बजे मुझसे मिलोगे? मैं तुमसे एक ज़रूरी काम है। मैं श्री राधना वाले बौद्ध मंदिर के पीछे जो पुराने खंडर है वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, नारायणी ने फ़ोन बंद कर दिया। वो मुझे फिर खंडरों में बुला रही थी। मैं इस ड्रामे से निकल जाना चाहता था, लेकिन नारायणी मुझे बार बार घसीट रही थी। पहले तो मैंने यही फैसला किया कि मैं श्री राधना के इलाके वाले बौद्ध मंदिर के खंडरों में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब रेडियो सैलून से रिहाइशगाह पहुंचा तो नारायणी की शक्ल मेरी आंखों में फिरने लगी। मुझे भी महसूस हुआ जैसे वो इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रही है। मैंने इसके ख्याल को झटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार सामने आन खड़ी होती थी। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे कदम अपने आप कोलंबो के उस इलाके की तरफ उठ गए जिधर नारायणी ने मुझे बुलाया था। ये इलाका शहर के मशरकी कोने में था और 2-1 बार इधर से मेरा गुजर जरूर हुआ था। वह एक बौद्ध मंदिर भी था। छोटे छोटे बौद्ध मंदिर तो सारे शहर में फैले हुए थे। इस बौद्ध मंदिर के पीछे पुराने खंडर थे जिनके बारे में मशहूर था कि ये रावण के ज़माने के हैं। मैं बौद्ध मंदिर के पीछे इन बुसीदा खंडरों में पहुंच गया। नारायणी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं वापस जाने के लिए बारे में सोच रहा था कि अचानक नारायणी एक टूटी हुई दीवार के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गई। इसने मेरे करीब आते ही पुरस्कार लहजे में कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक सांप से मिलवाती हूँ। सांप का नाम सुनकर कुदरती तौर पर मुझे खौफ महसूस हुआ। नारायणी ने मेरी कैफियत को भांप ली और बोली, घबराओ नहीं, वो सांप तुम्हें इंसानी शक्ल में मिलेगा। आज से सैकड़ों साल पहले रावण के ज़माने में यहाँ जंगल हुआ करता था। यहाँ एक कबीला था जो सांपों की पूजा करता था। ये खंडर उसी ज़माने के सांप मंदिर के हैं। जिस सांप से मैं तुम्हें मिलवाने जा रही हूँ वो इस मंदिर का शीशनाग है। वो इंसानी रूप में आज भी जिंदा है। आओ, मैं तुम्हें इससे मिलाती हूँ। मुझे नारायणी की बातें दीवानों ऐसी लग रही थी। मैंने इससे पूछा, आखिर वो मुझे किस खुशी में इस सांपनुमा इंसान से मिलाना चाहती? कहने लगी, इसलिए कि तुम आज से सैकड़ों बरस पहले मेरे मकतूल खामिद के दोस्त थे। सांप भी तुम्हें जानता है क्योंकि तुम मेरे खामिद के साथ कभी कभी इस सांप मंदिर में आया करते थे। मैंने झुंझुलाकर कहा, नारायणी, मुझे तुम्हारी इन बेमायनी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम ये खामखा अपने खुद साख्ता ड्रामे में घसीटने की कोशिश ना करो। मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं वापस जाने लगा तो नारायणी हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ी हो गई। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं पहली बार इससे इस आजिज़ाना मूड में देख रहा था। रस्ती आवाज़ में बोली, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जिस आग में जल रही हूँ इससे निजात हासिल कर सकूं? मैंने सटपटाकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नारायणी, तुम इस खेल को यहीं ख़त्म कर दो तो बेहतर है। तुम्हारा इलाज सिर्फ एक ही है कि तुम शादी करके अपने खामिद के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार दो। नारायणी ने मेरे देखते देखते अपनी कमीज़ के अंदर हाथ डालकर छोटा सा खंजर निकाले और बोली, सिद्धांता, अगर तुमने मेरी मदद न की तो मैं अपने आप को तुम्हारे सामने हलाक कर डालूंगी। मैं जानता था कि ये सरफिर लड़की है और इस पर एक खतरनाक खुद साख्ता भूत सवार है। नारायणी ने खंजर की नोक अपने गर्दन में थोड़ी सी चुबो रखी थी। वो बड़ी आसानी से खुदकुशी कर सकती थी। मैं प्रदेश में था और कत्ल के केस में मुलविस होना नहीं चाहता था। मैंने जल्दी से कहा, ये क्या हिमाकत कर रहे हो? खंजर पीछे हटाओ, चलो मैं तुम्हारे शीशनाग से मिल लेता हूँ। नारायणी का चेहरा एकदम खिल उठा। इससे खंजर कमीज में छुपा ली और बोली, मैं जानती थी तुम जरूर मेरी मदद करोगे। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो मुझे इस अजाब से निजात दिला सकते हो। मेरे साथ आओ।